स्वागत है आपका इंडियन लॉ क्लासेस में। ये पार्ट सेकंड है 500 इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ का। मेरा नाम है अनुभव नंदन त्यागी और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर इसमें बहुत सारा मटेरियल है। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लीगल टर्म कौन सी है? हमारी पहली लीगल टर्म है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जो कि गरीब है उसको आप कहते हैं इंडिजेंट, जो कि हु कैन नॉट प्रोवाइड फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी उसके पास नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इंडिजेंट। दूसरा वर्ड जो है लॉ के अंदर जो यूज़ किया जाता है, दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है पॉपर। अब ये सिनोनिमसली यूज़ किया जाए, मतलब कि पॉपर की जगह इंडिजेंट, इंडिजेंट की जगह पॉपर, दोनों एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि गरीब व्यक्ति कौन होता है, यानी कि जो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर हम इसको लॉ में देखेंगे तो हम सीपीसी के अंदर इसके डेफिनेशन हमें मिलती है। सीपीसी इसके अंदर सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो सीपीसी के अंदर इसकी हमारी डेफिनेशन मिलती है। उस डेफिनेशन के अंदर ये ऑर्डर 33 के रूल 1 में इस तरह से लिखा जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस अभी समझ लीजिए। तो इसमें क्या पता चलता है? इसमें डेफिनेशन में ये पता चलता है, सीपीसी कहती है कि वो व्यक्ति जो कि 1000 रुपये भी नहीं है, जिसके पास भी 1000 रुपये भी नहीं है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सब्जेक्ट मैटर जो भी है सूट का, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर जो है घर के लिए था, जो है सूट फाइल कर रहा था, कोई भी व्यक्ति घर के लिए फाइल कर रहा है, तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। अगर वो किसी राइट के लिए फाइल कर रहा है तो दैट राइट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट मैटर के लिए, जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसके अलावा इसके पास 1000 रुपये भी नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को माना जाता है इंडिजेंट या पॉपर, और उस व्यक्ति को कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको उस टाइम पर देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, कोर्ट फीस ऐसी चीज है जो कि कोर्ट कभी नहीं छोड़ती है। आप ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति को कभी वो कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, बस ये है कि उस टाइम पर उसको कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म क्या है? अगली टर्म है हमारी एबडक्शन और किडनैपिंग। इन दोनों को मैं एक साथ ही समझाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होता है? एबडक्शन क्या होता है? देखिए, एबडक्शन जो है, इट इज अ क्रिमिनल टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन बाय परसुएशन, फ्रॉड, फोर्स और वायलेंस। ठीक है, अब ये 4 चीजों का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एबडक्शन कहेंगे। आप इस एक चीज को याद रखिए कि एबडक्शन इज नॉट एन ऑफेंस। नॉट एन ऑफेंस। बताइए, अब एकदम से दिमाग खराब हो गया है कि भाई अरे तो ऑफेंस नहीं है, ऐसे कैसे? अरे ऑफेंस है, बट ऐसे नहीं है। ये इट इज पर से नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, पर से का मतलब क्या होता है? पर से का मतलब होता है इन इटसेल्फ। अभी समझ में आ जाएगा। काहे सर खुजा रहे हैं? टेंशन नहीं लीजिए, अभी बताएंगे। ठीक है, एबडक्शन पर से ऑफेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एबडक्शन में होता है आपको इंटेंशन देखनी पड़ती है कि उस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। जो भी व्यक्ति एबडक्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, एक्स ने उठा के ले गया वाई को, तो यहाँ पर एक्स की इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि उसकी इंटेंशन क्या है। अगर उसकी इंटेंशन मर्डर करने की है, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आईपीसी के अंदर कि मर्डर है या फिर जो है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करना है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि उसके इंटेंशन, अगर इनमें से कोई इंटेंशन होगी, मर्डर होगी, चाहे रॉन्गफुली कन्फाइन होगी, या मेमिंग होगा। मेमिंग का मतलब होता है काट देना। ठीक है, मेमिंग ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ काट देना। ठीक है, वो भीख मांगने के लिए करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं? वो हाथ काट देते हैं जिससे कि भीख मांग सके। तो वही सब है, उसमें इंटेंशन देखनी पड़ेगी, और इंटेंशन इस तरह की है तो उसमें क्या होगा? एबडक्शन इज पनिशेबल, अदरवाइज एबडक्शन इज नॉट पनिशेबल। अरे क्यों भाई? अरे मान आपका दोस्त है, अगर आपका दोस्त जो है आपको बोलता है कि चल भाई उधर चलते हैं, और आपको दूसरी जगह ले जाता है, आपको बर्थडे पार्टी में ले जाता है। बहुत लोग पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कहीं और ले जाते हैं सरप्राइज बर्थडे पार्टी में। तो उस तरह की चीज अगर है तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। कई बहुत करते हैं, रोज की जिंदगी में करते हैं इस तरह की चीजें कि भाई चलो भाई बोल करके कहीं और लेके चले जाते हैं। दोस्त तो ये सब चलता है, घर परिवार में भी ये सब चलता है, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। बिकॉज इंटेंशन देखनी होती है कि वहां पर इंटेंशन किस तरह की है उसकी। अगर उसकी इंटेंशन कुछ गलत करने की है, मर्डर वगैरह ये सब चीजें करने की है, तो दैट इज पनिशेबल।
ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, ये साथ ही में है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा एब्डक्शन और किडनैपिंग में, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। आईपीसी के अंदर इसको भी डिफाइन किया गया है, सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता भी नहीं रहा हूँ अभी। अब किडनैपिंग जो है 2 तरीके की होती है। किडनैपिंग जो होती है, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत से बाहर ले गए किसी को उठा करके, और दूसरा होता है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, लॉफुल गार्जियनशिप से। तो इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। एक होता है एक व्यक्ति को उठाया और उसको बाहर ले गए, भारत से बाहर ले गए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाउंड्रीज से बाहर ले गए भारत की, तो क्या हुआ, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो गया। अब इसके अंदर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एब्डक्शन में डिफरेंस क्या है, इंटेंशन का डिफरेंस है। किडनैपिंग में यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर इंटेंशन, आपको मर्डर करने की, फलाना ढिकाना कुछ भी करने की कोई इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को भी उठा करके भारत से बाहर ले जाता है तो उसने ऑफेंस कर दिया किडनैपिंग का, भले चाहे उसकी जो है अच्छी इंटेंशन रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, यहाँ पर इंटेंशन नहीं देखी जाती है, इंटेंशन आती है। फिर अगला आता है आपका लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर क्या होता है, लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर भी यही होता है। अब ये मैंने बोल दिया कि इंटेंशन नहीं देखी जाती है, तो ये जरूर देखा जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल कुछ वो है ही नहीं, यहाँ पे कोई मेंटल एलिमेंट नहीं है, मेंटल एलिमेंट है यहाँ पर वैसा मेंटल एलिमेंट नहीं है, इंटेंशन वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे हैं अगेंस्ट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि बिना उसकी हामी के किसी व्यक्ति को उठा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लॉफुल गार्जियन है, यहाँ पर भी विदाउट कंसेंट हो रहा है। यहाँ पर कंसेंट किसकी होनी चाहिए थी, लॉफुल गार्जियनशिप की, यानी कि जो भी व्यक्ति गार्जियन होता है, गार्जियन नॉर्मली नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, पेरेंट होते हैं, बट कई जगह पर जहाँ पर पेरेंट नहीं होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, कोर्ट अपॉइंट कर देती है गार्जियन को, ठीक है। तो उसमें से इन दोनों से किसी से कंसेंट नहीं लिया और उठा करके ले गए हैं। अब यहाँ पर अगर लड़का है, लड़का तो 16 साल का होना चाहिए, और लड़की है तो 18 साल की। अगर उस किसी को उठा करके ले गए हैं तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब ये इंटाइसमेंट के द्वारा भी हो सकता है, यहाँ पर इंटिमिडेशन, यहाँ पर इंटाइसमेंट भी आ जाएगा, इंटाइसमेंट, ठीक है, बहला फुसला करके लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, फोर्स के द्वारा, थ्रेट के द्वारा, इंटिमिडेशन के द्वारा। तो जो है किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं बिना उसकी कंसेंट के, यहाँ पर इस वाले केस में बिना उसकी अपनी कंसेंट के, और इस वाले केस में लॉफुल गार्जियनशिप वाले केस में बिना लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के, ठीक है। मान लीजिए अगर 16 साल का लड़का है या फिर 18 साल की लड़की है, वो कह भी देते हैं कि हाँ चलिए हमको उठा के ले जाइए, तो 18 साल से कम की मतलब, ठीक है, तो तब भी जो है ये ऑफेंस हो जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। क्यों, क्योंकि जो है वहां पर कंसेंट किसकी होनी चाहिए, वहां पर कंसेंट होनी चाहिए लॉफुल गार्जियन की। चलिए, अभी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ए प्रायरी। ए प्रायरी क्या होता है, ए प्रायरी और ए पोस्टेरियरी, पोस्टीरियोरी, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, ये दो मेथड से ऑब्टेन करने के नॉलेज, जानकारी प्राप्त करने के दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रायर टू से, प्रायर समझ में आ जाता है, प्रायर माने पहले, पोस्टीरियरी मतलब बाद में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस इवेंट। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के जो है कोई भी व्यक्ति जो है घर पे बैठे बैठे उसका क्या बोलते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, डिराइव कर तक, ही कैन डिराइव DRIV, हाँ ठीक है, डिराइव जजमेंट, कोई भी जजमेंट डिसीजन ले सकता है वहां पर बैठे बैठे। अब जैसे 3+3=3+6=9, ठीक है, तो ये घर बैठे बैठे, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको घर बैठे बैठे आपको समझ में आ गया, इसके अंदर एक्सपीरियंस करने की भी जरूरत नहीं है, 3+6=9 होता है। अब इसको ये क्या बकवास सा आपने दे दिया, नहीं बढ़िया वाला ढंगा वाला देंगे भाई, ऐसे टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अब ये लॉजिकल बेसिस पे होता है, ये आप जो भी दिमाग लगाते हैं इसके अंदर लॉजिकल बेसिस पे आप इसका डिसीजन निकालते हैं। जैसे कि ऑल मदर्स हैव चिल्ड्रन, अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, भाई मदर कह रहे हो, माँ कह रहे हो, माँ कह रहे हो, तो यानी कि बच्चा तो होगा ही ना वहां पर, तो ये एक तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ऑल मदर्स हैव चिल्ड्रन, तो दिस इज लॉजिकल, कि जहां भी मदर का अगर यूज कर रहे हो तो यानी कि वहां पे बच्चों की बात तो होगी। लेकिन जो ये होता है पोस्टीरियरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है आप एक्सपीरियंस से आपको पता करते हैं कि ये चीज है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर प्रायरी में एक्सपीरियंस नहीं होता है, पोस्टीरियरी में एक्सपीरियंस होता है, दिस इज आफ्टर,
वो लॉजिकल तरीके से निकालते हैं, इसके अंदर हम एविडेंस वगैरह ऑब्टेन करके उसके बाद हम इसको असरटेन करते हैं, डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है हमारा इनकोवेट। इनकोवेट क्या होता है? इनकोवेट होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने कि विच हैज बिगन बट हैज नॉट कंप्लीटेड, जो शुरू तो हो गई है पर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो प्राथमिक चरणों में है वो अभी। ये इसकी स्पेलिंग मुझे पूरी नहीं पता है, शायद प्राथमिक की यही होती होगी। ठीक है, प्राथमिक चरणों में है यानी कि अपनी शुरुआती स्टेजेस में है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, इनकोवेट कोरोना वायरस वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, वो अभी बन ही रही है, अभी शुरुआती चरणों में है ये वैक्सीन, तो इसको हम बोलेंगे इनकोवेट कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, ऐसे इनकोवेट क्राइम होते हैं। इनकोवेट क्राइम क्या होते हैं? इनकोवेट क्राइम जैसे कि अब ये क्या होता है, ऑफेंस, एक ऐसा ऑफेंस जो कि मेन ऑफेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो किसी ना किसी ऑफेंस की तो कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा ना कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अगर षड्यंत्र कर रहा है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो षड्यंत्र बोलेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर षड्यंत्र कर रहा है तो वो षड्यंत्र किसी ऑफेंस के लिए ही तो कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेन ऑफेंस होगा, उसके लिए ही षड्यंत्र हो रहा होगा, तो ये इनकोवेट होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज इनकोवेट क्राइम, इट इटसेल्फ इज नॉट लाइक दैट, मतलब ये इस कोई मेन ऑफेंस की जरूरत होती है, ये बिना मेन ऑफेंस के नहीं चलता है, इसी वजह से इसको इनकोवेट बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अबेटमेंट होता है, किसी को अबेट करना यानी कि क्या होता है, उकसाना। अबेटमेंट, इंस्टिगेट दूसरा वर्ड इसके लिए यूज होता है, इंस्टिगेट। ठीक है, तो अबेटमेंट और इंस्टिगेशन, तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, इनकोवेट क्राइम है। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करते हैं। एक्स ने वाई को उकसाया, किस चीज के लिए उकसाया? मर्डर के लिए। नाउ दिस इज अबेटमेंट टू मर्डर। ठीक है, अबेटमेंट टू मर्डर इज इनकोवेट क्राइम, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इंस्टिगेशन, अबेटमेंट को इनकोवेट क्राइम बोलते हैं। अटेम्प्ट भी एक दूसरा इसका एग्जाम्पल है इनकोवेट क्राइम का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेन ऑफेंस की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मटेरियल अच्छा दे रहा हूँ आपको, तो इसको थोड़ा देर तक सुनते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा लंबा हो गया तो फिर छोड़ दीजिए। चलिए, इनहेरिट क्या है? इनहेरिट का मतलब यही होता है कि भाई आप क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो सक्सेशन के द्वारा प्राप्त करता है, प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस। ठीक है, पैतृक संपत्ति जो होती है ना, एक तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो किसी भी कोई भी व्यक्ति मर गया, एक्स मर गया, तो उसके बाद उसके एक वाई था और जेड था, एक बेटा था एक बेटी थी। वाई लड़का है और जेड लड़की है, तो उसको इनहेरिट कर लिया इन्होंने, जो भी प्रॉपर्टी एक्स की थी। एक्स के पास एक घर था, वो घर जो है इन दोनों ने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, तो उसको बोलेंगे इनहेरिट करना। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है, दो तरीके से इनहेरिटेंस होता है, एक होता है टेस्टामेंट्री होता है और दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंट्री। अब इसके अंदर टेस्टामेंट्री का मतलब होता है बाय विल। एक और वर्ड बता दिया इस वाली वीडियो में, इतने सारे वर्ड बताते जा रहा हूं मैं। चलिए, और नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब होता है जो कि पर्सनल लॉज के द्वारा जो होता है। पर्सनल लॉज कौन से होते हैं? पर्सनल फैमिली लॉज। जैसे कि अगर कोई हिंदू है, ठीक है, हिंदू मरा तो हिंदू लॉ के अनुसार उसका सक्सेशन होगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी, वो बटेगी जैसा कि हिंदू लॉ के अंदर लिखा हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट एक बना हुआ है। ऐसी मुस्लिम लॉ है तो उसके अंदर जैसी मुसलमान के अंदर दिया हुआ है, शरीयत के अंदर दिया हुआ है, उसी तरह से वो प्रॉपर्टी आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा इन पर्सोनम इन रेम। इन पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट द पर्सन, और इन रेम का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, समूचे विश्व के खिलाफ। अब इसका मतलब क्या है? अब ये इसका मतलब सिंपल है यार, ज्यादातर जितने भी राइट होते हैं आपके, ज्यादातर सारे राइट इन रेम ही होते हैं। अब इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके उन राइट्स का हनन ना करे, कोई भी व्यक्ति इन्फ्रिंज ना करे, ब्रीच ना करे उन राइट्स को। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके पास घर है। अब कोई व्यक्ति आपका घर है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आपके बिना इजाजत के ना घुसे, ना उसके अंदर तोड़फोड़ करे, और अगर करता है तो आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ केस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है, मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको थप्पड़ ना मार दे, कोई भी व्यक्ति जो है आपको गाली ना दे दे,
कोई भी व्यक्ति मुक्का ना मार दे, ये सब क्या है? अगर कोई करता है तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ केस कर देंगे, आप यही तो कर सकते हैं। अनलेस यू आर बाहुबली, बाहुबली है तो आप उल्टा मुक्का मारेंगे, गोली मारेंगे, ठीक है। तो यही है राइट इन रैम। ज्यादातर सारे राइट आपके जो है राइट इन रैम होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ब्रीच करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले राइट इन रैम में आपको पार्टीज आर नॉट असर्टेन्ड, आपको पहले से नहीं पता होता है कि कौन कौन आपके आपके इस राइट का हनन करने वाला है। आपको क्या पता, आप रोड पे चल रहे हैं, कौन व्यक्ति आकर के आपको जो है थप्पड़ मार देगा, पता थोड़ी है पहले से ही, ठीक है, अनलेस आपने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले रखी हो। तो तो जो है इसमें असर्टेन्ड नहीं होती है पार्टीज, ठीक है, इन रैम में। अब पर्सोनम क्या होता है? पर्सोनम में असर्टेन्ड होती है पहले से, ये अगेंस्ट द पर्सन होता है, दो लोगों के बीच में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या किया? डोमिनोज वाले से कर दिया क्या कि भाई तू हमको पिज्जा दियो, क्या कि पिज्जा दियो हमको, और जो है मैं तेरे को पैसे दूंगा। अब उसने क्या हुआ, आपने कहा कि भाई पिज्जा कहाँ है, तो पिज्जा लाया नहीं आपके लिए। तो इसमें क्या हुआ, अब आपका जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रीच, तो आपने क्या कर दिया? उसके खिलाफ केस कर दिया। तो ये दैट इज राइट इन पर्सोनम। आप किसके खिलाफ केस करेंगे? डोमिनोज के खिलाफ। आप पिज्जा हट के खिलाफ थोड़ी केस कर सकते हैं। यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पिज्जा हट, यू कैन ओनली फाइल अ केस अगेंस्ट डोमिनोज, क्योंकि ये राइट इन पर्सोनम है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दो लोगों के बीच में हुआ है, तो वही दोनों पार्टीज के बीच में ही केस होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से ही पार्टीज आर असर्टेन्ड, पहले से ही पता होता है। ऐसे ही आपने घर किराए पे दिया, आप लैंडलॉर्ड हैं, दूसरा व्यक्ति किराएदार है, तो अब जो है उसने किराया नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको घर से बाहर निकालेंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे? वैकेट करने का, एविक्शन का सूट फाइल करेंगे उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये क्या है कि आप टेनेंट के खिलाफ कर रहे हैं, टेनेंट पहले से ही सर्टेन है आपका, तो दैट इज अ राइट इन पर्सोनम, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आपके पास ये राइट अवेलेबल है। चलिए अगले पे चलते हैं। डेटर, क्रेडिटर। अब ये डेटर क्रेडिटर क्या होता है? एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई, ठीक है। एक्स ने पैसे दिए वाई को, एक्स ने कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए दिए वाई को, एक्स क्या हो गया? एक्स बन गया डेब्टर है? नहीं क्रेडिटर, और ये बन गया डेटर। डेटर कौन हो गया? जो व्यक्ति उधार ले रहा है, ठीक है, और जो उधार दे रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। और उधार, जो भी व्यक्ति उधार ले रहा है और उधार दे रहा है, तो उसी के बेसिस पे क्रेडिटर डेटर होता है। ये व्यक्ति उधार देता है, ये व्यक्ति उधार लेता है, तो इसको क्रेडिटर, इसको डेटर क्रेडिटर बोलते हैं, इसको डेटर बोलते हैं। अब इसके अंदर उधार देने के अंदर ये पैसा भी हो सकता है, इसके अंदर आपका मनी, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे जजमेंट डेटर, एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको बताते जा रहे हैं हम, वो है जजमेंट डेटर और जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट, ठीक है, जजमेंट डेटर एंड जजमेंट क्रेडिटर। अब ये क्या क्या होता है? जजमेंट डेटर का व्यक्ति वो होता है जो कि हार जाता है केस, जो हार गया उसको बोलेंगे जजमेंट डेटर, और जो भी जीत गया केस उसको बोलेंगे जजमेंट क्रेडिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सन, आर्सन क्या होता है? ये उधर यूएसए टाइप, उधर इसको यूज करते हैं, इंडिया में मिसचीफ बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। पर मिसचीफ जो है एक बहुत क्या बोलते हैं, वाइड टर्म होता है। और आर्सन बेसिकली होता है आग लगा करके जला देना, आग लगा देना। किस में लगा दिया? हाउस में लगा दिया, बिल्डिंग में लगा दिया। इंटेंशनल बर्निंग, ऐसे नहीं कि गलती से लग गई, नहीं। आर्सन में क्या होता है? इंटेंशनली, जानबूझ करके लगाई जाती है। तो जब जानबूझ करके आग लगा दी किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्सन बोलेंगे, ठीक है। इंडिया में मिसफायर बोल देते हैं। देखिए आ गया आपका मिसचीफ आ गया। अभी मिसचीफ जो होता है एक वाइड टर्म होता है, इसका होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को खराब कर देना, तो उसकी वैल्यू कम कर देना, उसकी जगह डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल थी, किसी की मोटरसाइकिल का जो है टायर पंचर कर दिया, टायर पंचर कर दिया तो मिसचीफ कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, उससे क्या हुआ? यूटिलिटी घट गई उसकी। अब वो मोटरसाइकिल तेज से नहीं चल पाएगी, धीरे चलेगी, या बिल्कुल वो चल नहीं पाएगी,
दिक्कत आ गई। डिमिनिश इट्स वैल्यू यानी कि क्या क्या तोड़फोड़ कर दी उसके साथ, कोई घर था, घर के अंदर तोड़फोड़ कर दी, उसके टाइल उखाड़ दी, उसके अंदर दीवार तोड़ दी, तो उसके क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उसकी डिमिनिश हो गई, डिस्ट्रॉय कर दिया तो उससे क्या हुआ, डिमिनिश इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू भी घट गई। इंडिया में ज्यादातर मिसचीफ को यूज किया जाता है, आईपीसी के अंदर मिसचीफ डिफाइंड है 425 में, मेरे ख्याल से 425 आईपीसी। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगला है मूट कोर्ट। मूट कोर्ट मतलब जो झूठी मुठिया, झूठा मूठा जो है कोर्ट चलाते हैं। आप कॉलेज के अंदर जाएंगे ना, आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर क्या होंगे, आप कहेंगे चलो भाई मूट कोर्ट कंपटीशन होगा, तो मूट कोर्ट कंपटीशन में क्या होता है, जैसे हम लोग प्लेंट बनाते हैं लॉयर्स, तो उसी तरीके से वहां पर बनाया जाता है मेमोरियल, और ये कंपटीशन रखा जाता है जिसको बोलते हैं मूट कोर्ट कंपटीशन। लूथरा वगैरह ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े मूट कोर्ट कंपटीशन होते हैं, पीएन भगवती इनके नाम पे भी मूट कोर्ट कंपटीशन है। ये हमारे पुराने चीफ जस्टिस हैं, बहुत फेमस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या बोलते हैं मूट कोर्ट कंपटीशन होते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, वो वकीलों की तरह जो है आर्ग्यू करते हैं, अपने केस को जो है फैक्ट्स दे दिए जाते हैं और उस पर कहा जाता है कि भाई यू आर फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। दो पार्टी होती है, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, तो उसी में ही जो है ऐसे ही होता है ये भी। तो एक व्यक्ति एक तरफ से बोलता है, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ से बोलती है, और इस तरह से होता है इसके अंदर। और बेसिकली तो ज्यादातर ये होता है कि फॉर और अगेंस्ट कम ही होता है, आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कई बार कि आप फॉर में जाना चाहते हैं या आप अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि आप प्लेंटिफ से जाना चाहते हैं, आप डिफेंडेंट से जाना चाहते हैं, ठीक है। कई बार जो है वो खुद असाइन कर देते हैं कि आप प्लेंटिफ से जाइए, आप डिफेंडेंट से जाइए, तो इस तरह से होता है। फिर वहाँ पे कोई जो है व्यक्ति जो है प्रिंसिपल होता है या फिर जज बैठ जाता है। जैसे आपके जो इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर तो हाई कोर्ट जजेस को बुलाया जाता है, बड़ा है तो शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाए। हमारे टाइम पे हाई कोर्ट जजेस आते थे बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो वो सुनते थे, फाइनलिस्ट जो भी होते थे उनका मूट कोर्ट जो होता था वही उन्हीं के द्वारा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है केस करना, ठीक है। तो लिटिगेशन माने होता है केस करना। एनी लॉ सूट और रिजॉर्ट टू द कोर्ट टू डिटरमाइन लीगल क्वेश्चन ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई एक्स था, उसने कहा अगर तुमको लिटिगेशन से बचना है तो सेटल कर लो सूट को, क्या कर लो, सेटल कर लो। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने कि लिटिगेशन कैसे यूज किया जाता है कि X suggested to Y that if you want to avoid litigation then go for settlement or settle the dispute, okay। तो इस तरह से यूज किया जाता है। लिटिगेशन माने होता है केस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन माने होता है कोई भी लीगल ड्यूटी कुछ करने की। तो जैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स ने जो है क्या किया, वाई से पैसे ले लिए, ठीक है, वाई से कुछ उसने पैसे लिए, तो एक्स इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे वाई, ठीक है। ऐसे डू समथिंग, पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट क्राइम्स और टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इफ द क्राइम हैपेंस, ठीक है। तो क्राइम हुआ तो उसको रोकने का काम भी पुलिस ऑफिसर का है, और जो है दैट इज ऑब्लिगेशन, ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, इट इज हिज ड्यूटी। तो ऐसे यूज किया जाता है। चलिए तो फिर आज का सेशन यही समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।